हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यावंदर क्लासेस। माय नेम इज आनंद कुमार सिंह। बेटा मैं आपके 2025 का क्विज नंबर 3 लेकर के आया हूँ। क्विज आपका हो चुका है, इसके सॉल्यूशंस लेकर के आया हूँ। आपको इसके आंसर्स तो मिल ही गए होंगे, पता चल गए होंगे। एक एक करके देखेंगे, कोशिश करेंगे कि जितना टाइम आपको एलोकेट किया गया था उतने टाइम में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहला सवाल आपका बेटा एवरेज करंट से पूछा गया है। अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि किसी भी फंक्शन का अगर एवरेज निकालना है मुझे, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मुझे करंट का एवरेज निकालना है, तो एवरेज करंट जो होगा, अगर मैं थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश करूँ तो अगर मैं एवरेज करंट लिखूँ बेटा, तो एवरेज करंट क्या होता है कि आई डी टी अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन, ये आपके एवरेज का फॉर्मूला है। और यहाँ पे अगर आप ये आईडीटी का इंटीग्रेशन देख रहे हो, तो ये आईडीटी का इंटीग्रेशन क्या बता रहा है? बेसिकली ये एरिया अंडर कर्व होगा आईटी कर्व का, ठीक है। ये क्या है? एरिया अंडर कर्व। तो अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे ये एक एरिया दिख रहा है जो कि पॉजिटिव एरिया है, और यहाँ पे एक और ट्रायंगुलर एरिया दिख रहा है जो कि बेसिकली कैसा एरिया है? नेगेटिव एरिया है। तो दोनों एरिया को निकाल करके मैं ये ऐड करूंगा, और कैसे एडिशन? एल्जेब्रिक एडिशन। इट मींस कि ये वाला जो एरिया है वो आपका पॉजिटिव होगा और ये वाला एरिया आपका नेगेटिव होगा। और हमें दिख रहा है जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है टोटल टाइम दिख रहा है, जो कि ये dt का इंटीग्रेशन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको हटा दूं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आई एवरेज निकालना है हमें, तो आई एवरेज हो जाएगा एरिया अंडर आईटी कर्व, एरिया अंडर आईटी कर्व डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने बोला एरिया अंडर आईटी कर्व, तो आपका एक ट्रेपीजियम दिख रहा है, उसका एरिया अपने को निकालना है। तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। इसका एरिया कितना होगा बेटा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना है? अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो आपको सम ऑफ पैरेलल साइड्स आसानी से दिख जाएगा कि ये है टोटल 8 और ये है 4। सो इट विल बी 8 + 4 इंटू हाइट। ये हाइट कितना है? हाइट है 8, तो ये हो जाएगा 8। तो ये एरिया हो गया प्लस में। एंड और एक एरिया हमें चाहिए, एक एरिया और चाहिए। तो वो एरिया किस में बेटा? ये एरिया आपको दिख रहा है नेगेटिव में है, ये जो ट्रायंगल का एरिया है, इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। ये नीचे है एक्सिस के, तो इसको हम नेगेटिव में लिखते हैं। हाफ, क्या हो जाएगा? ये हाफ इंटू इसका हाइट आपको दिख रहा है 8 और ये लेंथ आपको दिख रहा है बेटा आपको 2, यानी कि 2 × 8। दिस इज एरिया अंडर आईटी कर्व, और टोटल टाइम लग रहा है 10 सेकेंड। आसानी से हम देख पा रहे हैं ये कितना आ गया। ये हो गया आपका 48 माइनस ये हो जाएगा आपका 8/10। इट मीन्स थोड़ा सा अपॉन 10, इसका मतलब हो गया बेटा आपका 40/10 40/10, यानी कि जो आपका आई एवरेज निकल के आ रहा है वो आई एवरेज कितना आ रहा है? आई एवरेज आ रहा है 4 एम्पियर। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वो आपके करंट डेंसिटी पे बेस्ड है। करंट डेंसिटी हम जानते हैं करंट पर यूनिट एरिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको एक कंडक्टर दे रखा है। ये कंडक्टर आपको पता है कि अगर यहां से आपने कुछ करंट को एंटर करवाया है, तो यहां से उतना ही करंट निकलेगा। मतलब जो आई इनपुट है वही आई आउटपुट होने वाला है। इसका मतलब क्या है कि भैया दोनों जगह करंट तो सेम होने वाला है, दोनों जगह करंट तो सेम होने वाला है। और करंट डेंसिटी होता क्या है? करंट डेंसिटी बेसिकली जो होता है बेटा, वो होता है करंट पर यूनिट एरिया। तो अगर मैं मान लेता हूं कि इस वाले एरिया पे जो करंट डेंसिटी है वो जेपी है, और इस वाले एरिया पे जो करंट डेंसिटी है वो जेक्यू है, तो जेपी अपन जेक्यू लिखा जाए, करंट तो दोनों जगह पे सेम ही होगा, यानी कि जेपी इज इक्वल टू आई अपॉन एरिया एट क्रॉस सेक्शन पी। इट मीन्स आई अपॉन एरिया कितना हो जाएगा? वहां का रेडियस आपको दे रखा है ये 2r। इसका मतलब हुआ पाई
2r का स्क्वायर यानी कि I अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। दिस इज द करंट डेंसिटी एट क्रॉस सेक्शन P। नाउ अगर मैं करंट डेंसिटी एट क्रॉस सेक्शन Q की बात करूं तो देखा जाए क्या हो जाएगा। करंट एट क्रॉस सेक्शन A, वहां पे भी करंट I ही है और एरिया कितना है पाई r स्क्वायर। तो ये सीधा सीधा आपको मिल गया I अपॉन पाई r स्क्वायर। आपसे पूछा क्या है करंट डेंसिटी एट P एंड Q का रेशियो, यानी कि सॉरी ये मैंने गलती से आपको यहाँ पे IQ लिख दिया, ये एक्चुअली में JQ है। तो अगर आप देखोगे कि हमें पूछा क्या गया, हमें पूछा गया है JP अपॉन JQ, JP अपॉन JQ। तो JP अपॉन JQ लिखा जाए। JP अपॉन JQ क्या है आपका, JP है I अपॉन 4 पाई r स्क्वायर डिवाइड बाई JQ क्या है I अपॉन पाई r स्क्वायर, यानी कि आपको यहाँ पे दिखता है बेटा ये 1 अपॉन 4, 1:4। दिस इज द आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका किस पे बेस्ड है, ये बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। इस पे बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस का ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसमें कह सकते हैं कि आप इसमें थोड़ा सा केसीएल का इस्तेमाल करेंगे, केवीएल नहीं केसीएल का इस्तेमाल करेंगे। केसीएल से अपने को आइडिया लगेगा कि आखिर करंट कौन से ब्रांच में कितना जा रहा है, उसके बाद फिर हम पोटेंशियल ड्रॉप लिखेंगे। एक बात तो आपको पता होगा कि करंट का फ्लो जो होता है रजिस्टर में या लोड में, किसी भी लोड में करंट का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको दे रखा है बच्चे, आपसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट Q। एक बात अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो जरूर रखें कि अगर जब भी आपसे दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप पूछा गया है तो उसमें से कोई एक पॉइंट का पोटेंशियल आप 0 मान ले, तो जो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल आएगा वही आपको पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से बोला है बच्चे कि ये 6 एम्पियर का करंट यहां से नीचे वाले ब्रांच से ऊपर की तरफ जा रहा है। जब ये पॉइंट इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो यही 6 एम्पियर का करंट एक्चुअली दो पार्ट में बट गया, एक इधर 3 एम्पियर का जा रहा है और दूसरा 3 एम्पियर इस साइड जा रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, मैंने मान लिया यहाँ पे कि पॉइंट P का पोटेंशियल है बेसिकली 0। मैंने मान लिया कि जो पॉइंट P है वो 0 पोटेंशियल पे है। ये क्या है 0 पोटेंशियल पे है। अब अगर आप 0 पोटेंशियल पे इसको रखेंगे तो फिर आपका काम आसानी से बनेगा। ध्यान से देखना, मैंने बोला कि अगर ये 0 पोटेंशियल पे है और ये बैटरी 10 वोल्ट का है तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा -10 वोल्ट, क्योंकि आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हो। तो आपने क्या करा कि पोटेंशियल को माइनस करोगे जो उसका पोटेंशियल ड्रॉप है। तो ये अगर 0 वोल्ट था तो ये -10 वोल्ट हो गया। अब आपने देखा कि ये जो यहाँ पे 1 ओम का जो रजिस्टर है इसमें आपने 3 एम्पियर का करंट को फ्लो करवाया है और 3 एम्पियर का करंट एक्चुअली में लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है और आप जो पोटेंशियल ड्रॉप लिख रहे हो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हो। इसका मतलब कि ये वाला पॉइंट लो पोटेंशियल पे होगा और ये वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल पे होगा, यानी कि जो पोटेंशियल ड्रॉप आप लिखेंगे 3 इंटू यानी कि 3 इंटू जो ये आपका यहाँ पे दिख रहा है रेजिस्टेंस, तो हो जाएगा 3 इंटू 1। तो पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस कितना होगा 3 वोल्ट का, लेकिन आप लो पोटेंशियल से हाई पे जा रहे हो तो आप ऐड करेंगे यानी कि -10 + 3 यानी कि इसका हो जाएगा आपका -7 वोल्ट। एंड अब आप फर्दर जब आप 1 ओम में जा रहे हो तो 1 ओम में देख रहे हो कि करंट आपका राइट से लेफ्ट जा रहा है, यानी कि अब आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो। इसका मतलब हुआ, और इसमें भी 3 एम्पियर का करंट ही आपको दिख रहा है। जब ये 3 एम्पियर का करंट आपको यहाँ पे दिख रहा है इसका मतलब हुआ कि 1 ओम में 3 एम्पियर का करंट यानी कि 3 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे दिखेगा। तो -7 और उसमें हमें -3 और करना है यानी कि अगेन ये -10 वोल्ट हो जाएगा। नाउ अब ये 3 ओम का एक और रजिस्टर वहां पे दिखा, उसमें से 3 ओम का करंट पास होते दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 ओम के करंट रजिस्टर में आपको 3 एम्पियर का करंट जाएगा यानी कि 9 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप और आएगा यहाँ पे। तो 9 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप, फिर से आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो तो -10 एंड उसमें और मैंने -10 -9 कर दिया तो कितना आ जाएगा बेटा ये -19। कितना आ जाएगा ये -19, यानी कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल हो गया आपका -19 वोल्ट। अब आप ध्यान से देखें कि यहां पे आपने Vp तो 0 मान लिया था एंड Vq कितना आ रहा, Vq जो आ रहा है वो -19 आ रहा है और आपसे पूछा क्या है Vp माइनस Vq। तो Vp माइनस Vq अगर आप करते हैं तो Vp आपने 0 मान लिया था, माइनस और -19 इट मींस 19 वोल्ट।
कितना हो गया ये 19 वोल्ट। आई होप समझ आया होगा। इजी है, बहुत इजी है। तो इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने सिंपली केसीएल देखा, केसीएल के हिसाब से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मेन ये था कि हम पोटेंशियल ड्रॉप देख पा रहे हैं, और इसमें आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि पोटेंशियल का जो ड्रॉप होता है, अगर लोड में है तो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल करंट जा रहा होता है, अगर सोर्स है तो लो से हाई होता है, ये हमें पता होना चाहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या बेटा, इस तरीके के जो सीरीज, इस तरीके के जो सर्किट होते हैं बेटा, इसको हम लैडर सर्किट बोलते हैं। लैडर सर्किट यानी कि ये एक इनफाइनाइट सर्किट है। आप देखोगे कि इसमें सिमेट्री आपको इसमें दिखेगा, कि सिमिलरिटी दिखेगा। आप देखोगे कि ये वाला पार्ट रिपीट होते जा रहा है, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है रिपीट होते जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के सर्किट को हम लैडर सर्किट बोलते हैं। खैर, इसको सॉल्व करना है, इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है अपने को। ध्यान से समझना, मैंने बोला कि मान लो आप इतने पार्ट को ढक लो, इस वाले पार्ट को अगर आप ढक लेते हो, मान लो इसको ढक लो, और फिर रिमेनिंग पार्ट को अगर आप ध्यान से देखो तो रिमेनिंग पार्ट वही है जो आपका इनिशियल सर्किट था। तो अगर मैं ये बोलूं कि जो रिमेनिंग पार्ट है इसको आर इक्विवेलेंट मान लिया जाए, तो फिर ये सिंप्लीफाइड सर्किट कैसा बनेगा, तो फिर ये सिंप्लीफाइड सर्किट बन जाएगा आपका तो ये हो गया बेटा आपका आर इक्विवेलेंट, ये हो गया आपका 1 ओम, और ये भी हो गया आपका 1 ओम, और ये भी हो गया आपका 1 ओम। यानी कि ये हो गया आपका सिंप्लीफाइड सर्किट। अब इस सिंप्लीफाइड सर्किट को ध्यान से देखो, तो जो आपका ये आर इक्विवेलेंट है वो आपके इस 1 ओम के साथ पैरेलल में है, एंड देन ये कॉम्बिनेशन आर इक्विवेलेंट और 1 ओम का जो कॉम्बिनेशन है, जैसे अगर इसको देखा जाए कि जो ये जो कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है 1 ओम और आर इक्विवेलेंट का, ये बेसिकली पैरेलल में है, और ये पैरेलल इन दोनों के साथ सीरीज में है। तो आसानी से ही काम कर लिया जा सकता है। चलो करा जाए, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन अपने को करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि इसको पहले सिंप्लीफाई किया जाए, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कितना बन गया बच्चे, अब ये पैरेलल में था तो आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस 1 बन गया, और ये आर इक्विवेलेंट प्लस 1 बन गया, और ये ऑलरेडी 1 और 1 था ये। अब ये सब के सब सीरीज में है, और मुझे ये भी पता है कि ये पूरा का पूरा भी तो आर इक्विवेलेंट ही है, ये पूरा का पूरा भी तो आर इक्विवेलेंट ही है। तो इस पूरे को हम आर इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारा सर्किट ये था। अगर मैं वापस सर्किट को ड्रॉ करूं, दिस वाज आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस 1 प्लस 1 एंड 1 एंड 1। तो यहां पे आप आर इक्विवेलेंट, पूरे सर्किट का भी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आर इक्विवेलेंट होगा। तो क्या आ जाएगा बच्चे, ये आपको दिख रहा है आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करा जाए, तो सिंप्लीफाई हमने करा तो हमें क्या मिलेगा, आर इक्विवेलेंट इंटू आर इक्विवेलेंट प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट प्लस 2 इंटू आर इक्विवेलेंट प्लस 1। ये हमें इक्वेशन मिल गया। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता हुआ दिखता है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है। अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर, और इधर से आप देखोगे 3r निकल के आएगा, तो ये बन जाएगा आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर माइनस 2r इक्विवेलेंट, एंड यहां पे इधर से 2 भी आएगा बच्चे, तो ये हो जाएगा आपका -2, यानी कि इट इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैं सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट निकालने का फॉर्मूला होता है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू -b प्लस माइनस, यानी कि माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी माइनस माइनस प्लस 4 इंटू a 2 8 अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई करा जाए तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12 अपॉन 2। तो इसको अगर मैं आपने सिंप्लीफाई किया तो आपको मिल जाएगा। अब आपको दिखेगा कि भैया रेजिस्टेंस तो कभी नेगेटिव में होता नहीं है,
रेजिस्टेंस तो पॉजिटिव में ही होता है, तो अपने को पॉजिटिव वाले लेना है। तो पॉजिटिव वाला अगर देखोगे तो आपको दिख जाएगा 1 + √3, क्योंकि 2 कैंसिल आउट है। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस लैडर सीरीज। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है, काफी सुंदर सा सवाल है। इसमें है तो डीसी का ही, बट इसमें थोड़ा सा आपको कैपेसिटर लगा हुआ दिख रहा है। ठीक है, इसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बोला बच्चे, वो क्या बोला है, स्टेडी स्टेट। ध्यान उस पॉइंट पे देना है कि आपको बोला है कि स्टेडी स्टेट में आपको पूरा सर्किट के साथ जो भी आपको करना है स्टेडी स्टेट में करना है। आपको एक बात पता होगा और आइडिया होगा कि स्टेडी स्टेट में एक्चुअली में कैपेसिटर कोई भी करंट अपने से होकर के पास होने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि ये फुली चार्ज हो जाता है और उसके बाद फिर ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इसका मतलब है कि स्टेडी स्टेट में इस कैपेसिटर का कोई लेना देना नहीं है सर्किट से। तो सर्किट सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं स्टेडी स्टेट में एट स्टेडी स्टेट की बात करूं, अगर मैं एट स्टेडी स्टेट की बात करूं तो स्टेडी स्टेट में जो सर्किट है बेटा, इफेक्टिव सर्किट, वो कुछ ऐसा रह जाएगा। आपका यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक बैटरी, एंड देन एक और बैटरी यहाँ पे दिख रहा है 2 वोल्ट का, एंड देन अगेन एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, एंड लाइक दिस। तो ये आपका इफेक्टिव सर्किट बच जाएगा। इस कैपेसिटर का कोई काम नहीं है सर्किट में, या करंट, ये कोई भी करंट इससे ड्रॉ नहीं करेगा रिमेनिंग सर्किट से। तो यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से बेसिकली ये 2 वोल्ट का और ये 1 वोल्ट का और ये 1 ओम और ये 2 ओम, बेसिकली इससे मैंने इसमें क्या करना बेटा, इसमें मुझे करंट निकालना है। और करंट निकालने का बहुत आसान सा तरीका है, केवीएल लगा दो। यहां से केवीएल लगाओगे तो आपको क्या दिखेगा, करंट निकल जाएगा। सिंपली मैं केवीएल यहां से लगाना शुरू करता हूं। ये मैंने लूप बना लिया, लूप बना लिया तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है ये 2 वोल्ट माइनस में I, और ये बैटरी आपको दिख रहा है लोड के जैसा बिहेव कर रहा है। इसमें करंट ऐसे जा रहा है, यानी कि ये लोड की तरह बिहेव करेगा। सो इट विल बी -1 एंड देन दिस रेजिस्टेंस इज 2I, इट इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है बच्चे कि यहाँ से करंट निकल के आ जाएगा। करंट इज हाउ मच, 1/3। करंट इज 1/3 एम्पियर। 1/3 एम्पियर करंट निकल के यहाँ से आ गया। अब यही 1/3 एम्पियर जो करंट है, ये ऐसे घूम करके यहां से आएगा, ऐसे निकला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे पूरा ये घूम करके वापस आएगा। कोई भी करंट या कोई भी स्टेडी स्टेट में कोई भी करंट या कोई भी चार्ज अब कैपेसिटर के ऊपर नहीं जाएगा। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे बेनिफिट ये हुआ कि अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे एक्चुअली मुझे निकालना क्या है, चार्ज ही तो निकालना है। जब चार्ज निकालना है, अगर मैं कह रहा हूं कि अगर मैं पोटेंशियल ड्रॉप इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में निकाल लेता हूं तो मेरा काम बन जाता है। और जब भी आप सर्किट सॉल्व करते हैं तो आप क्या करते हैं, एक छोटा सा काम तो आप हमेशा करते आए होंगे कि कोई एक पॉइंट को 0 मान लो, उसके हिसाब से बाकी पॉइंट के पोटेंशियल को असाइन कर दो। इफ दिस इज 0 वोल्ट सो दिस विल बी 1 वोल्ट। अब हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता है, बट करंट पता है। करंट हमने अभी भी निकाला है 1/3 एम्पियर। करंट हमने निकाला है कि सर्किट में 1/3 एम्पियर आ रहा है। अब ये 1/3 एम्पियर करंट ऐसे आ रहा है, यानी कि इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट तक आप जा रहे हो बच्चे, तो आपको पोटेंशियल ऐड करना है। दिस इज लो पोटेंशियल एंड दिस इज हाई पोटेंशियल। आपको पता है रेजिस्टेंस में करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है। तो लेट्स सपोज ये पॉइंट अगर ए बोल देता हूं और ये पॉइंट बी बोलता हूं, तो आपको पता है कि VA माइनस VB इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/3 वोल्ट। 1/3 वोल्ट। बट आपको तो यहां से यहां जाना है, तो VA VB आपको पता है, तो हमें VA निकल के आ जाएगा, VA इज इक्वल टू 1/3 + 1, यानी कि कितना आ जाएगा ये 4/3 वोल्ट। एंड जैसे मैंने इसको 0 बोला तो ये भी तो 0 हो गया, और ये 0 हुआ, और इसका पोटेंशियल मुझे पता है, यानी कि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल पता है। इसका मतलब है मुझे पोटेंशियल ड्रॉप पता चल गया। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज एक्चुअली 4/3 वोल्ट। 4/3 वोल्ट। तो देखते हैं हमें कितना आया था, 3 वोल्ट आया था। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज 3 वोल्ट नहीं, क्या देखा था हमने, एक बार देख लिया जाए, 4/3। कितना था, 4/3, नॉट 3, इट वाज 4/3, सॉरी, इट वाज 4/3 वोल्ट। अगर 4/3 वोल्ट मुझे पता है तो मैं चार्ज की बात कर सकता हूं। चार्ज ऑन
3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर कितना आ जाएगा, हमें पता है C इंटू V होता है, यानी कि 3 माइक्रोफैराड इंटू 4/3 वोल्ट, सो इट विल बी कितना आ जाएगा, इट विल बी 4 माइक्रोकूलम्ब। दिस इज द चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, ये भी आप केसीएल केवल से कर सकते हैं, लेकिन हाँ केसीएल केवल से इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछा बेटा, इसमें आपसे पूछा है कि जो रीडिंग्स है किसका, ये वोल्ट मीटर का और ये अमीटर का, इसका रीडिंग क्या होगा आपको ही बताना है। आपको दिख रहा है यहाँ पे कि वोल्ट मीटर का भी एक अपना रेजिस्टेंस है और अमीटर का भी एक अपना रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये है कि वो सर्किट के जो रिमेनिंग सर्किट है उसके रेजिस्टेंस को ये मतलब डिस्टर्ब तो करेगा, तो डिस्टर्ब कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, यानी कि मिल करके अगर मैं सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई करके बनाऊं तो कितना हो जाएगा बताइए, ये 2 ओम और ये 2 ओम पैरेलल में है, तो ये 2 ओम और 2 ओम पैरेलल में मिल करके कितना हो जाएगा, ये बेसिकली पैरेलल में है। तो पैरेलल में होने की वजह से बेटा 2 और 2 कितना हो जाएगा, 1 ओम, ये बन जाएगा आपका 1 ओम। और 1 ओम ये है ये 1 ओम जो ये इक्विवेलेंट आया इस हाफ के साथ किस में है, सीरीज में है, एंड देन ये हाफ और भी यहां पे पड़ा हुआ है। तो इफेक्टिव सर्किट क्या बनेगा, इफेक्टिव सर्किट बनेगा, इफेक्टिव सर्किट आपका ये बनने वाला है लाइक दिस। सो यहां पे 10 वोल्ट का ये बैटरी दे रखा है, ये आपका 0.5 ओम है और ये 0.5 ओम है, और ये कितना है, ये आपको दे रखा है, ये बेसिकली दे क्या रखा है, ये हमने पैरेलल में देखा 2 और 2 पैरेलल में था, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 ओम हो जाएगा। कैसे, आप जानते हैं कि जब पैरेलल में होता है तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं कि अगर पैरेलल में होता है बेटा तो पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2, और यहां से हमने ये पैरेलल वाला निकाला तो क्या आ गया, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इस सर्किट में देखें तो करंट कितना आ जाएगा, हम निकाल सकते हैं इजीली केवीएल लगा करके। अब केवीएल नहीं भी लगाए तो सिंपली R इक्विवेलेंट तो आपको दिख रहा है 1 हाफ 1.5 एंड हाफ 2, टोटल जो रेजिस्टेंस आ गया वो 2 आ गया, और मैं मान लेता हूं करंट इसमें I फ्लो हो रहा है, तो ये I जो आ जाएगा बच्चे वो आ जाएगा आपका 10/2 यानी कि 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर तो करंट आ गया। अब ये 5 एम्पियर का बेनिफिट क्या मिला, 5 एम्पियर का बेनिफिट ये मिलेगा कि जो करंट बैटरी से निकला भाई साहब वो पूरा का पूरा करंट एक्चुअली में यहां से जाएगा और ये 2 पार्ट में बटेगा। लेट्स सपोज ये I1, दिस इज I2, और यहां वापस पूरा करंट आ जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा करंट इस अमीटर से पास हो रहा है। सो अमीटर ये 5 एम्पियर को रीड करने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि अमीटर की रीडिंग तो हमें पता चल गया, तो 5 एम्पियर यहां 2 जगह हमें दिख रहा है, ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है। तो अगला हमें निकालना है कि एक्चुअली में वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना है। अब आप ध्यान से समझो कि हमने ये करंट निकाल लिया, जब ये करंट हमने निकाला तो आप समझो कि करंट आया कितना था, करंट आया था बच्चे इसमें अभी अभी हमने देखा कि ये 5 एम्पियर का आ रहा है, और यहां पे दिख रहा है कि ये भी 2 ओम है और ये भी 2 ओम है। इसका मतलब ये है कि ये 2 ओम और 2 ओम में दोनों में 5 एम्पियर 2 इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल रेजिस्टर है। तो इसमें चला जाएगा 0.2.5, इसमें भी 2.5। तो 2.5 में जब ये करंट जाने वाला है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो आएगा वही पोटेंशियल को मेजर करने वाला है, यानी कि 2.5। सो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर कितना आ जाएगा बच्चे, एक्चुअली में 2 ओम का यहां पे रेजिस्टर है, तो 2 ओम इंटू आपका 2.5 एम्पियर, इट मींस 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट का आपका पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, करंट भी 5 एम्पियर आया और पोटेंशियल ड्रॉप भी 5 वोल्ट आया। हो गया, आगे बढ़े। सो इसमें आपने क्या करा, इसमें आपने बेसिक छोटा सा केवीएल लगाया एक जगह, एंड देन बाकी पोटेंशियल ड्रॉप आपने आसानी से निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल में आपसे पूछा है रिप्लेस्ड बाय सिंगल सेल, यानी कि आपसे इक्विवेलेंट सेल पूछा है बेटा। जो सेल है वो इक्विवेलेंट सेल का ईएमएफ पूछा है, क्या
मैं इन पूरा सेटअप को एक सिंगल सेल और सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। आप सबने पढ़ा होगा कि मल्टीपल सेल अगर किसी सर्किट में है तो उसको हम पैरेलल और सीरीज के हेल्प से हम उसको एक सिंगल सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे दिख रहा है क्या कि ये 8 वोल्ट का जो सेल है और जो 4 वोल्ट का सेल है ये पैरेलल में है, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ 8 एंड 4 विथ 5 इज इन सीरीज। ये जो कॉम्बिनेशन है 8 वोल्ट और 4 वोल्ट का, वो इस 5 वोल्ट के सेल के साथ सीरीज में है। तो पहले तो हम ये 8 वोल्ट और 4 वोल्ट के जो सेल्स हैं उसके कॉम्बिनेशन को निकालते हैं जो कि पैरेलल में है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ 8 वोल्ट एंड 4 वोल्ट सेल किस में है बच्चे? ये पैरेलल में है। ये किस में है? पैरेलल में है। अगर आपको पैरेलल का फॉर्मूला याद नहीं तो मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूं। आपको E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूं क्या था पैरेलल में। पैरेलल में था E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 एंड सो ऑन। यहां पे अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, E2 अपॉन R2 एंड सो ऑन डिवाइड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ऐसा फॉर्मूला था आपका। अब यहां पे ये दोनों पैरेलल में है, यानी कि 8 अपॉन कितना है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा एक बात ध्यान रखना है यहां पे कि जब भी आप सेल्स को कंबाइन कर रहे हो तो इस बात का आप ध्यान रखो कि सेल का पोलैरिटी का बहुत ध्यान रखना है आपको। जैसे अगर मैं यहां पे प्लस में 8 लिखता हूं, इसका मतलब है मैंने इसके पोलैरिटी को पॉजिटिव माना है, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, ये नेगेटिव में आ जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। सो यहां पे आपको 8 मैंने पॉजिटिव में लिखता हुआ दिखाया है, तो 8 पॉजिटिव में आ गया बेटा। 8 अपॉन 2, 8 के साथ यहां पे 2 था, माइनस 4 अपॉन 2, ये आ गया E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। माइनस क्यों आया? क्योंकि इसका पोलैरिटी उल्टा था 8 के, अपॉन डिवाइड बाई 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। सो यहां से निकल के आता है बच्चे कितना? ये 4 माइनस 2, 2 अपॉन 1 यानी कि 2 वोल्ट। इट मींस मैंने अभी आपको क्या बताया, कॉम्बिनेशन ऑफ 8 वोल्ट एंड 4 वोल्ट वो आपको दिख रहा है 2 वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। और अब ये 2 वोल्ट एक्चुअली में इस 5 वोल्ट के साथ किस में है? सीरीज में है। अच्छा एक चीज और, अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस है, ये दोनों जो रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का और ये 2 ओम का, ये दोनों भी तो पैरेलल में है। तो मैं इसका एक सिंप्लीफाइड सर्किट बना के आपको दिखाता हूं। हमारा सर्किट पहला वाला क्या था बेटा? हमारा सर्किट था पहला वाला 5 वोल्ट 1 ओम, यानी कि यहां पे एक बैटरी ऐसा था 5 वोल्ट का और यहां पे 1 ओम का आपका रजिस्टर है, तो इसको 1 ओम 5 वोल्ट, एंड देन आपने अभी एक दूसरा निकाला था, ध्यान से देखिए, ये 2 वोल्ट आपने निकाला और 2 वोल्ट आपने इस 8 वोल्ट के पोलैरिटी के अकॉर्डिंग निकाला है। सो ध्यान रहे, उस पोलैरिटी का बहुत ध्यान रखेंगे आप कि आपका जो पोलैरिटी है वो 8 वोल्ट के अकॉर्डिंग है। और फिर ये R इक्विवेलेंट आ गया। R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखें, मैंने अभी अभी बोला था कि ये जो 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट सॉरी ये 2 ओम और ये 2 ओम, ये दोनों के दोनों आपको पैरेलल में यहाँ पे दिख रहा है। तो 2 और 2 पैरेलल में तो 1 हो जाना है, यानी कि हम सिंपल कह सकते हैं ये 2 वोल्ट और ये भी 1 ओम। अब ये सीरीज में है। किस में है? ये सीरीज में है। अब सीरीज में है तो सीरीज में तो E इक्विवेलेंट आसानी से निकलता है। ये आ गया आप -5 और प्लस में 2। मैं इसके पोलैरिटी के हिसाब से निकाल के दे रहा हूं बच्चे, तो आपको आ गया कितना? -3 वोल्ट। तो अब आपको एक्चुअली में माइनस प्लस का कोई लेना देना होता नहीं फाइनल आंसर में, तो एक्चुअली में क्या देखना है? पोलैरिटी, क्योंकि आपसे पूछा नहीं जाता है। आपसे सिंपली अगर सेल्स के पोटेंशियल ड्रॉप पूछे जाते हैं तो आप पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव टर्मिनल के पोटेंशियल के बारे में ही बात करते हैं। तो इफेक्टिवली E इक्विवेलेंट जो आता है बच्चे वो कितना आ गया आपका? 3 वोल्ट आपको मिलेगा इसका मॉड। तो हमसे पूछा था क्या? हमसे पूछा था E इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट मतलब जो हमने पूछा यानी कि इक्विवेलेंट EMF, तो हमने कर दिया। तो ये 3 वोल्ट है और एक ये 3 वोल्ट है। अब हमें चूज करना है कि कौन सा है, क्योंकि हमें R भी तो निकालना है। R निकाल लेते हैं, R निकाल लेते हैं। R में क्या है? अब आपको यहां दिख रहा है ये जो 1 है और ये 1, ये दोनों के दोनों क्या है? सीरीज में है।
तो ये दोनों के दोनों जब सीरीज में है, इसका मतलब है कि 1 और 1 मिलकर के 2 हो जाना है। इसका मतलब है कि जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट है बच्चे, वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा ऐसा कुछ, ये 3 वोल्ट एंड ये 2 ओम। दिस इज सिंपल। ठीक है, एक बार फाइनल देखिए कि हमारा आंसर क्या है, 3 वोल्ट एंड 2 ओम। सो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर, 3 वोल्ट एंड 2 ओम। चलो आगे बढ़ा जाए। अगला, अब ये है तो आपसे पूछा क्या, पहले देखा जाए, करंट इन 5 ओम रजिस्टर। अब ये है तो केसीएल का सवाल, केवीएल का सवाल बच्चे। ठीक है, बट बिना केवीएल के भी हम कर सकते हैं। अब चूंकि आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपको कम से कम टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करना है। और मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आपको केवीएल लगाने की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले आप सोचो कि कोई अगर एक पॉइंट मुझे जीरो पोटेंशियल अगर मान लिया जाए तो उससे फिर कैलकुलेशन आपका आसान हो जाता है। तो मैंने बोला कि इस पॉइंट का पोटेंशियल आप जीरो मान लो। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल आपने जीरो मान लिया तो ये ऑटोमेटिकली कितने पे आ गया, 6 वोल्ट पे आ गया। यानी कि ये हो गया आपका 6 वोल्ट, क्योंकि ये सेम वायर है, ये जीरो है तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और ये जीरो है तो ये हो जाएगा आपका 4 वोल्ट। कितना हो जाएगा ये, 4 वोल्ट। हमें जो जिस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता है वो ये पॉइंट है, यानी कि आप इसको V बोल दो। अब क्या करना है, हमसे पूछा है करंट इन दिस 5 ओम रजिस्टर। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज एक्चुअली पॉइंट P मान लेता हूं इसको, और इस पॉइंट का नाम देता हूं, पॉइंट P नाम दे दिया। इस पॉइंट पे मैं लगा दूंगा बच्चे केसीएल। क्या लगा दूंगा, केसीएल लगा दूंगा। मैं ये मान ले रहा हूं, मान लो पॉइंट P को मैं रीड्रॉ करता हूं। यहां पे पॉइंट P को अगर रीड्रॉ किया तो पॉइंट P से एक करंट इधर क्या होगा, ये आपका क्या है 6 ओम का रजिस्टर। एक करंट इधर क्या होगा, इधर मान लो करंट I1 है, इधर मान लो करंट आपका I2 है, और इधर मान लो करंट आपका I3 है। केसीएल कहता क्या है, किसी भी जंक्शन पे नेट करंट जीरो होना है। इनपुट करंट इज इक्वल टू आउटपुट करंट, और मैंने यहां पे तीनों करंट को आउटपुट करंट दिखाया है। इट मींस सिग्मा आई, केसीएल कहता क्या है, सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो। इट मींस I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू जीरो। I1, I2 और I3 अपने को लिखना है, ध्यान से समझें। अब मैं वापस अपने ओरिजिनल डायग्राम पे चलता हूं। हमने जो पोटेंशियल वगैरह माने थे, ध्यान से समझो। इस पॉइंट से अब यहां से मैंने सारे करंट को बाहर ही फ्लो होते माना है। इधर आ गया I1, इधर आ गया I2 और इधर आ गया आपका I3। तो अगर मुझे I1 लिखना है बच्चे, तो I1 क्या हो जाएगा, आपका I1 हो जाएगा, I1 इज V माइनस 0 अपॉन 6 प्लस I2 क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा आपका V माइनस 4 अपॉन 5 प्लस I3 कितना हो जाएगा, V माइनस 6 अपॉन हाउ मच 3 एंड इट इज इक्वल टू 0। अब यहां से आपको क्या मिल जाना है, इस पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाना है। जैसे ही पोटेंशियल मिलता है मुझे इसमें करंट पता चल जाएगा। पोटेंशियल यहां से इसको सॉल्व करा जाए कितना मिल जाएगा, ध्यान से देखें। ये मुझे पोटेंशियल देगा, ये 5 था, थोड़ा अच्छे से इसको लिख ले, तो ये आ जाएगा बच्चे कितना, आप देखोगे तो ये आ जाएगा आपका 30 या 5V प्लस ये आपका आ जाएगा 6V माइनस 24 और ये आ जाएगा 10V माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करा जाए तो 5V 6V 11 और ये आ गया आपका 10V, सॉरी 10V है, 10V माइनस 60 इट इज इक्वल टू 0। तो 11 और 10 21V और ये आता है कितना 24 माइनस में और 60 ये आ जाता है आपका 84, यानी कि V आ जाता है 4। V कितना आ जाता है 4 वोल्ट। V आ गया 4 वोल्ट। अगर V आपका 4 वोल्ट यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये भी 4 वोल्ट है, ये भी 4 वोल्ट है, और इसमें करंट आपको दिख रहा है। जब किसी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल जीरो हो तो बेटा आपका करंट उसमें आ जाएगा 0। ये 0.4 वोल्ट, ये 0.0 था, ये है 4 वोल्ट, और इसमें इसके अक्रॉस आप देख पा रहे हो देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप। जब भी किसी रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 हो जाता है तो उस रेजिस्टेंस में करंट 0 हो जाता है, यानी कि करंट कितना हो गया 0 हो गया।
ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने सिंपली किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मान लिया एंड रिमेनिंग पॉइंट का पोटेंशियल हमने एज पर जो भी सर्किट में बैटरी वगैरह दे रखा था उसके हिसाब से हमने नोट ये बता दिया, और फिर जो नहीं पता था उसको हमने भी मान लिया। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे एक ही पॉइंट था जिसका पोटेंशियल मुझे नहीं पता था, उसको भी मान लिया। ठीक है, और फाइनल आंसर अपना आ गया 0। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है, फाइंड करंट थ्रू 10 वोल्ट बैटरी। बहुत छोटा सा सवाल दिख रहा है भी छोटा सा ही। अगर इसको आप केसीएल केवीएल से करने जाओगे तो थोड़ा सा लंबा भी हो जाता है। थोड़ा लंबा मतलब बहुत लंबा नहीं, मतलब 5-6 लाइन तो लिखने पड़ेंगे आपको, बट बिना केसीएल केवीएल के भी तो कर ही सकते हैं। अब आप इसमें फिर से करेंगे, इनडायरेक्टली हम केसीएल केवीएल लगा रहे हैं, ज्यादा कुछ कर नहीं रहे। अब आप ध्यान से देखो कि अगेन मैं क्या करूंगा बच्चे, इसमें एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मान लिया, ये हो गया 0। अगर ये 0 है और 10 वोल्ट का बैटरी है तो ये कितना हो गया 10 वोल्ट, और अगर 0 है, ये 4 वोल्ट था तो ये हो गया आपका 4 वोल्ट, अगर ये 0 है तो ये हो गया आपका 6 वोल्ट, और ये 10 है तो ये भी 10 हो गया। अब कितना मजेदार डायग्राम है, अब बनता हुआ दिख रहा है। ये दिख रहा है कि हर रजिस्टर के अक्रॉस आपको पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे सीधा सीधा दिख गया। और आपको एक बात का तो आइडिया है कि अगर आपको रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पता है तो करंट बहुत इजीली निकाल सकते हैं, और यह भी पता है करंट का डायरेक्शन भी हम निकाल सकते हैं उससे। कैसे? करंट हमें पता है रजिस्टर में हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाता है, यानी कि अगर मैं 2 ओम की बात करूं तो इस 2 ओम में 10 वोल्ट से 4 वोल्ट की तरफ करंट जाएगा। बच्चे कितना जाएगा, ये इधर मान लो ये I1 है, इधर आप 10 वोल्ट से 6 वोल्ट की तरफ, इधर मान लो ये I2 है। अब मजे की बात ये है कि इधर I2 जा रहा है और इधर I1 जा रहा है, ये सब आ कहां से रहा होगा, यहां से आ रहा होगा 10 वोल्ट के बैटरी से। 10 वोल्ट के बैटरी से तो आ रहा होगा, यहां से वापस ये I1 गया और इधर वापस से I2 आ गया। यानी कि हमें डायग्राम से दिख रहा है, डायग्राम में मैंने आपको दिखा दिया बच्चे कि जो टोटल करंट थ्रू 10 वोल्ट बैटरी, 10 वोल्ट के बैटरी के से जो करंट पास हो रहा है बच्चे, वो कितना हो जाएगा I1 प्लस I2। I1 I2 मैं इजीली निकाल सकता हूं। I1 इज इक्वल टू हाउ मच, पोटेंशियल ड्रॉप दिख रहा है, रेजिस्टेंस दिख रहा है, I1 इज इक्वल टू 10 माइनस 4 अपॉन 2 एंड I2 is equal to this much ampere, and I2 is equal to how much, 10 minus 6 upon 4, so this much ampere। ये आपका आ जाएगा बच्चे 6 upon 2 3 एम्पियर, एंड यहां से आपका आ जाएगा I2 कितना आ जाएगा, I2 आपका दिख रहा है 10 minus 6 4 upon 4 यानी कि 1 एम्पियर। तो टोटल करंट थ्रू द 10 वोल्ट बैटरी आपका दिख रहा है 4 एम्पियर। कितना दिख रहा है, दिस 1 एंड दिस 3, ये 3 और 1 को मिला करके आपका हो जाता है ये 4। ठीक है, सिंपल था इसमें। अब कोई बच्चा अगर इसमें मान लो केसीएल केवीएल लगाता है या डायग्राम देख करके डर जाता है कि सर ये क्या करूं, तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं आपको एक बार डायग्राम भी बना के थोड़ा दिखा देता हूं। ये देख लो, इसका डायग्राम आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते थे। ये आपका हो गया इसका एक सिंपल सा डायग्राम, और इस बैटरी को एक्चुअली मैं उठा के नीचे ले आता हूं, क्या प्रॉब्लम है, ऐसे कर ही सकते हैं। अब यही डायग्राम अगर आपको इस तरीके से दिया जाता तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेते, ऐसे भी कर लिए होंगे आपने, मुझे भरोसा है आप पे। ये हो गया आपका 4 वोल्ट, और ये हो गया आपका 4 ओम, और ये हो गया आपका 6 वोल्ट। तो ये इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम है। अब कोई बच्चा इसमें केसीएल केवीएल लगाना चाहता है तो लगाए, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने बताया आपको। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट, और इसको इसका आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन क्या है बेटा, आपसे पूछा है फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी। अगेन वही चीज पूछा है कि बैटरी इसमें एक ही दिख रहा है, 10 वोल्ट का बैटरी है, बैटरी से टोटल कितना करंट जा रहा है ये आपसे पूछा है। तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग सा चीज दिया है जो शायद आप जनरली देखते नहीं है, तो वो क्या है बच्चे, वो ध्यान से देखा जाए। यहां पे दिया है कि इस सर्किट के 2 पॉइंट को अर्थ कर दिया है। अच्छा, आपको याद होगा कि जब भी आप किसी पॉइंट को अर्थ करते हो तो उस पॉइंट का पोटेंशियल होता है अर्थ के पोटेंशियल के बराबर, और अर्थ का पोटेंशियल हम 0 मान के चलते हैं।
तो जब अर्थ का पोटेंशियल जीरो मानते हैं, यानी कि ये जीरो पोटेंशियल पे है, जीरो पोटेंशियल पे है, तो ये भी जीरो पे आ जाएगा, ये भी जीरो पे। क्या बात है भाई। जब आप ध्यान से देखो तो 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो गया जीरो। इसका मतलब है कि इसमें कोई भी करंट नहीं है, शॉर्ट सर्किट हो गया। क्या हो गया ये? शॉर्ट सर्किट। जो ये 10 ओम का आपका रजिस्टर यहां पे दिख रहा था बच्चे, वो हो गया शॉर्ट सर्किट। ये 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट, यानी कि ये शॉर्ट सर्किट हो गया, उसका कोई काम ही नहीं रहा उसमें। तो इसको भगा दो, इसको हटा दो, तो हमारे सर्किट का मेन पार्ट बचा क्या है? ये 4 ओम 5 ओम 1 ओम। यानी कि इसका सिंप्लीफाइड सर्किट आप ऐसे बना सकते हो, दिस इज सिंपली ऐसे इसका आप एक डायग्राम बना सकते हो। ये हो गया आपका 5 ओम और इस पॉइंट को आप 0 वोल्ट बोल दीजिए। ये 0 वोल्ट वाला पोटेंशियल पॉइंट है। ये 5 ओम, ये 4 ओम, एंड दिस इज व्हाट 1 ओम, एंड दिस इज 10 वोल्ट। अब आपको दिख रहा है 5 4 और 1, ये आपको सीरीज में दिख रहा है, यानी कि 5 4 9 और 1 10 हो गया। 10 ओम का टोटल इसमें रेजिस्टेंस हो गया और 10 वोल्ट का करंट है, ये बैटरी है। तो इसमें अगर मैं करंट की बात करूं, करंट मैं आई मान लेता हूं, तो आई कितना हो जाएगा बच्चे? आई हो जाएगा आपका 10/10, यानी कि 1 एम्पियर इज द करंट। ठीक है, यानी कि ये जो यहां से निकला होगा, ये 1 एम्पियर करंट निकला होगा ऐसे, और फिर वापस यहां से 1 एम्पियर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहां पे देख लिया कि इसमें 1 एम्पियर का करंट आ रहा है, बहुत सिंपल। ठीक है, इस तरीके से बच्चे हमने जो आपका 2025 का क्विज नंबर 3 था, ये हमने कंप्लीट करा। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सब ये क्विज बहुत शिद्दत से, बहुत अच्छे से, ईमानदारी से आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन में टाइमिंग का बहुत मैटर, मतलब बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर आपका टाइमिंग सही है, यानी कि आप एवरेज टाइम हर क्वेश्चन के लिए 2 से 2.5 मिनट लगा रहे हो, तो काफ़ी अच्छा है। क्योंकि आपको पता है मेंस में आपका टोटल क्वेश्चन 75 होता है जो करने होते हैं, और आपके पास टाइम होता है 180। तो एवरेज आपको 2 से 2.5 मिनट हर सवाल के लिए मिलता है। तो ये क्विज आपके लिए इसीलिए लाया गया है कि ताकि आपका, मैक्सिमम बच्चों का एक शिकायत रहता है, सर हमारा ना टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट इससे आपका ठीक हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि जितने भी क्विज आपको वीएमसी की तरफ से दिए जा रहे हैं, वो क्विज आप अच्छे से अटेम्प्ट करें, और अगर उस क्विज में कहीं पे भी दिक्कत आता है तो आप सॉल्यूशन को रेफर कर सकते हैं। अभी हमने क्विज नंबर 3 का सॉल्यूशन आपको अभी प्रोवाइड करवा रहे हैं, और जल्दी हम आपको क्विज 4 के सॉल्यूशन के साथ वापस आएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप पूरे एनर्जी के साथ क्विज को अटेम्प्ट करते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। चलिए, थैंक यू।